ऐसी किताबें कितनी हैं, इसकी भी तो जनगणना हो जाए कि आज आदिवासी लेखक हैं कि नहीं, कितने पहुंच पाए, उनकी किताबों पर कितनी चर्चा हो पाई। वरना प्रधानमंत्री के ऑफिशियल कार्यक्रम में विदेश से जो लोग बुलाए जाएंगे उनको आदिवासी संस्कृति के नाम पर वही झिंगा लाला क्या क्या करके वो नाचने के लिए आदिवासी, आपकी कल्पना में भी आदिवासी वही नजर आता है। वो लोग जो सच में इस देश की बुनियाद में शामिल हैं, वो लोग जो सच में अगर कहें तो इस देश के आजादी के आंदोलन के शुरुआत करने वाले लोगों में शामिल हैं, जो उस हीरावल दस्ते में शामिल हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत का झंडा बुलंद किया था। आपकी कल्पना में वो आदिवासी नजर क्यों नहीं आता जो सूट बूट पहन करके इस देश का पीएम सीएम डीएम बनकर के देश भी चलाने के काबिल हो सकता है? वो बनवासी क्यों है? वो जंगल में ही क्यों रहेगा? सत्ता में, संसाधन में और सम्मान में, तीन चीजों में अगर बंटवारा बराबर का नहीं है तो राष्ट्र पूरा नहीं बन सकता। 7वीं शताब्दी के पहले आदिवासी किस तरह से व्यापक भूभाग पर रह रहे थे, जो यहाँ के वासी थे, यहाँ के मालिक थे, वे सिमटते गए। उनसे जो जबरिया स्पेस खाली करा लिया गया, उस पर दूसरे लोगों ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने कब्जा किया, जो आज वो अपने आप को सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त कहते हैं। और जातीय जनगणना में हमने यह सवाल उठाया है, अगर इस देश के आदिवासियों को, इस देश के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के किसानों मजदूरों को सत्ता, सम्मान और संसाधन में बराबरी का न्याय नहीं है तो यह राष्ट्र अभी सबका राष्ट्र नहीं है। हमने 1857 की लड़ाई में पेंशन के लिए लड़ने वाले लोगों को लिए देखा, हमने उन लोगों को भी लड़ते हुए देखा जिनके राजपाट अलग अलग जगहों से भ्रष्टाचार के नाम पर, करप्शन के नाम पर छीन लिए गए थे। हमने कभी बाबूराव शेरमाके को याद नहीं किया, हमने कभी टंट्या भील को याद नहीं किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ होलकर रियासत के खिलाफ भी आजादी का झंडा बुलंद किया था। और इसे सबका राष्ट्र बनाने के लिए कलम और किताब एक रास्ता सुझाती है। ऐसे लेखकों को पहचानिए, चाहे वो सुभाष कुशवाहा जी की किताबें टंट्या भील से लेकर के तमाम लोगों पर हैं, और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी जैसी किताब, इसे खरीदिए और लोगों को भेंट करिए, इस पर चर्चा करिए। वरना एनसीईआरटी के सिलेबस से जैसे मुगल हटाए जा रहे हैं, कुछ दिन बाद कह दिया जाएगा कि किताबें गायब हैं, आदिवासियों का कोई संघर्ष ही नहीं है यहाँ पर। शुक्रिया आशीष जी, और अनबाउंड का भी शुक्रिया कि उन्होंने एक बहुत शानदार किताब पर ये बातचीत रखी है और आप सब इतनी तादाद में यहाँ हैं, इस बातचीत में शामिल हैं। और चूँकि सुभाष कुशवाहा जी को अभी निकलना भी है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि पहले इस किताब पर एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, बड़ा कार्यक्रम था, और उसमें बहुत विधिवत बहुत सारी बातें हुई। यहाँ का कार्यक्रम तो इसलिए है कि एक छोटे से समूह के सामने और सोशल मीडिया के जरिए अगर ये बात दूर तक जाए तो इस मेले के शोर के बीच में इस बात को भी थोड़ी बुलंदी मिले कि इस देश के मूल निवासियों के ऊपर भी बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें नई आई हुई एक किताब राष्ट्र निर्माण में आदिवासी आपके बीच में है, और इस किताब को ले जाकर पढ़ें। तो कायदे से तो ये उस पूरी फिल्म का ट्रेलर भी नहीं है, ये बातचीत केवल आपको ये कहती है कि आप अपने दोस्तों के बीच में चर्चा करें, तो इस बात का सवाल पूछें कि उन आदिवासियों के बीच से कितने लोग ऐसे निकल पाए जिनके इतिहास पर किताबें लिखी गई हों। और मैंने पहली किताब जब लिखी थी प्रोफेसर की डायरी, तो उसमें एक वाक्य जो मेरा प्रिय वाक्य था, अपनी भूमिका में ही दर्ज किया था चिनुआ अचेबे का, कि शिकारियों के इतिहास में हिरणों की गाथाएं नहीं होती। तो हिरणों को अपना इतिहास लिखना पड़ेगा, और इतिहास लेखन, दुनिया में कई तरह की चोरियां और धोखेधड़ी हैं, उनमें सबसे बड़े धोखे, बड़ी साजिशें जो बंदूक से, तलवार से और भाले से नहीं की गई, वो कलम से की गई। क्योंकि जब इतिहास से कलम में ताकत आई कि हम इतिहास दर्ज करेंगे, तो वो राजनीति आई कि किसका इतिहास लिखा जाएगा और किसका नहीं लिखा जाएगा।
बढ़िया। जो ताकतवर था हमेशा उसने इतिहास लिखा या लिखवाया। और बहुत सारे लोग जो एक जमाने में ताकतवर थे, सत्ता का, शक्ति का संतुलन बदलते हुए कलम तक अगर उनके हाथ नहीं पहुंचे तो उनके इतिहास पर तो चर्चा ही नहीं होती। और अगर ऐसा होता है तभी भारत वहां पहुंचता है कि भारत 2014 में आजाद होता है, 1947 में नहीं। इसलिए इतिहास लेखन में तो अब और सजग होने की जरूरत है। हम सब के वैचारिक अग्रज सुभाष कुशवाहा जी जहां बात अपनी खत्म कर रहे थे, वहां उन्होंने इस बात का एक सवाल की तरह उठाया कि भाई आप बिरसा मुंडा को भगवान कहेंगे तो भगवान होने के पीछे जो बिरसा मुंडा के व्यक्ति होने का संघर्ष है और व्यक्तियों को संगठित करके उन आदिवासियों को एकजुट करना और उनको एक जन आंदोलन में तब्दील कर देना, उस संघर्ष को कहीं कमजोर करेंगे। मैं इसमें एक दूसरा खतरा भी जोड़ देता हूं, जो मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी के बाद जाति जनगणना में लिखा कि जब पहचान दर्ज होगी तो पहचान इस बात से तय होगी कि कौन क्या है। उसका किस्सा सर, मैं जब उसका शोध कर रहा था तो मैंने देखा कि 1881 से लेकर 1931 तक कौन व्यक्ति किस समुदाय में अपना नाम दर्ज कराएगा, इसकी भी राजनीति है। और उसमें सबसे बड़ी राजनीति जिन दो तबकों के साथ हुई, तीनों के साथ हुई, जैसे दलित किसमें आएंगे, वो डिप्रेस क्लास उनके लिए कहा जाए कि उनके लिए दलित शब्द ही प्रयोग किया जाए, या बाद में चलकर वो शेड्यूल कास्ट बने। आदिवासी और पिछड़े, पिछड़ों में बहुत सारा समुदाय ऐसा है, मैंने जाति की जनगणना में लिखा भी है, जो उसी समुदाय से निकल कर आता था जो खेती, किसानी, मूल संस्कृति से जुड़े थे, मैदानी इलाकों से जुड़े थे। वो क्लेम कर रहे थे कि आपके इस नई संरचना में, राष्ट्र में, हमारी पहचान किस रूप में दर्ज की जाएगी। और जैसे जैसे उनमें समझदारी आ रही थी, उनका संघर्ष बदल रहा था कि हमारी ये पहचान नहीं है, हमारी मूल पहचान ये है। और उसी में आदिवासी, पहले इन्हें कई शब्द, अलग अलग शब्द दिए गए, मैंने तो पूरा चार्ट बना के दिखाया। और इसके लिए तो जयपाल सिंह मुंडा, जिनके बारे में ये किताब आखिर में कहती भी है, कि वो कहते हैं कि भाई शेड्यूल ट्राइब मत लिखो, हम ट्राइब उस तरह से कहने की जरूरत नहीं, हमें आदिवासी कहिए। हमारा संघर्ष उसमें शामिल है, हमारी संस्कृति उसमें शामिल है। अब मैं ये खतरा वहां पर जोड़ूं कि जो लोग पहचान को लेकर के भी इतने सशंकित हैं कि आदिवासी आदिवासी ना हो जाए, वनवासी ही रहे, वो नए नए भगवान आदिवासियों के इलाके में भी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जनगणना में 2022-23 में झारखंड में ये सवाल राजनीतिक सवाल भी बन गया कि आप धर्म के कॉलम में हमारे अपने आदिवासी धर्म, उसका नाम, उसका कॉलम क्यों नहीं लिखेंगे? हम तो आपकी परिभाषा में हिंदू है ही नहीं। अब आप सोचिए, जैसे ये डिस्कोर्स आएगा, पूरे वर्चस्वशाली तबकों का शक्ति संतुलन डगमगा जाएगा। वो पिछड़ों को कहते हैं तुम हिंदू हो, वो दलितों को कहते हैं तुम हिंदू हो, वो आदिवासियों को कहते हैं तुम वनवासी हो, बाहर ना निकलो। और सुभाष जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने अपने किताब की शानदार भूमिका लिखी, आप सबको पढ़नी चाहिए। इतिहास से लेके वर्तमान के सवाल आदिवासी के क्या हैं। वो अतीत में अगर किसी साहूकार से लड़ रहा था, किसी दिकू के नाम पर अंग्रेज के साथ सामंती ताकत से भी लड़ रहा था, तो मौजूदा वक्त में भी वो इस मुल्क के निजाम से सवाल पूछता है कि मेरी जल जंगल जमीन इतनी सस्ती है कि 1 रुपए में अपने दोस्त को पूरी दे दी जाए, 99 साल की लीज पर। अरावली के जंगल का सवाल तो अभी जाकर उठा है। और इस देश के आदिवासी, जाने कितने कोने देश के ऐसे हैं जहां जल जंगल जमीन कोई बचाने के लिए लड़ रहा है तो वो आदिवासी लड़ रहा है और उसकी सजा भुगत रहा है। बंदूक की गोलियां, उन्हें कभी मिस्टेकन आइडेंटिटी। हमारे जितेंद्र मीणा जी ने, ये किताब ऐसे ही नहीं आई है, मैं आपको एक बात दावे से कहना चाहता हूं, ये 1 दशक का संघर्ष तो हमने देखा है जितेंद्र मीणा का एकेडमिया के भीतर और सड़क पर संघर्ष करते हुए। और उस संघर्ष से ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका बनी है, जिसके कवर पेज पर देखेंगे भारत का नक्शा बना है और उस नक्शे पर यह दर्ज किया गया है कि राष्ट्र बनाने में हमारी भूमिका है।
और इसलिए हम इस राष्ट्र के दावेदार हैं। और आप निकलना चाहेंगे? हाँ, तो इजाजत दे देंगे आप? 5 मिनट चलिए खत्म कर लेता हूं। नहीं, आप बोलना चाहिए। नहीं हो गया तब सुभाष सर को निकलना, इनकी फ्लाइट है। लेकिन मैं केवल ये 1-2 बातें ही बस कह के आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जहां से जितेंद्र मीणा ने अपनी बात जब रखी थी तो ये दावा किया था कि इस राष्ट्र के निर्माण में अगर आदिवासियों की भूमिका है तो ये राष्ट्र हमारा भी है। और इसीलिए आप देखेंगे इस भारत के नक्शे पर ये दर्ज है। और इस किताब का अनुक्रम देखिए, उस अनुक्रम में पूरे देश में जिसे बड़े भारत का भूगोल कह रहे हैं, हर कोने में आदिवासी हैं। और आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो मणिपुर के एक सांसद का आज ही वीडियो देख करके आया हूं, और चुना हुआ जनप्रतिनिधि मणिपुर में खड़े होकर कह रहा है ये बॉर्डर खिंच गया है, इसके एक तरफ एक आदिवासी समुदाय है, दूसरी तरफ दूसरा है, दोनों को लड़ा दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान की यह सीमा रेखा बन गई है, मैं उधर नहीं जा सकता। इसी देश में एक तरफ मणिपुर में आदिवासी अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए उस आग में जल रहे हैं, और दूसरे कोने पर लद्दाख में आदिवासी बाहुल इलाके को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के महाजुर्म में, देश विरोधी जुल्म में एक व्यक्ति सोनम वांगचुक जेल में कैद है, वो जेल में बंद है। और आदिवासी जो छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, जो हसदेव का जंगल बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो अरावली का जंगल के लिए लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि 100 मीटर से ऊपर अगर है तो बचेगा, नहीं तो गिरा दिया जाएगा। और एक नक्शा अभी महाराष्ट्र के एक नेता ने प्रसारित किया 2014 में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र, उसका देश में कितनी जगहों पर उसके कोल माइंस, उसके संसाधन, उसके चीजें दी गई थी, और 2025 में कितनी दे दी गई, तो सारी जल जंगल जमीन किसको दे दी गई। ये सवाल इस किताब में जाने कितने तरह से दर्ज है। और आज की बातचीत में हम लोग आपके बीच में ये गुजारिश करने आए, और मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब के विमोचन में एक सवाल किया था सर जी, कि जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है, पता चले कि इस विश्व पुस्तक मेले में राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, या अभी कल लोकार्पण हुआ है सुभाष कुशवाहा जी की किताब का, और आपकी जाने कितनी आधे दर्जन से ज्यादा किताबें हैं, और मेरी सबसे प्रिय किताब है कबीर मरते नहीं, कबीर क्यों मरते नहीं। ऐसी किताबें कितनी हैं, इसकी भी तो जनगणना हो जाए कि आज आदिवासी लेखक हैं कि नहीं, कितने पहुंच पाए, उनकी किताबों पर कितनी चर्चा हो पाई। वरना प्रधानमंत्री के ऑफिशियल कार्यक्रम में विदेश से जो लोग बुलाए जाएंगे, उनको आदिवासी संस्कृति के नाम पर वही झिंगा लाला क्या क्या करके वो नाचने के लिए आदिवासी, आपकी कल्पना में भी आदिवासी वही नजर आता है। आपकी कल्पना में वो आदिवासी नजर क्यों नहीं आता जो सूट बूट पहन करके इस देश का पीएम सीएम डीएम बन करके देश भी चलाने के काबिल हो सकता है। वो वनवासी क्यों है, वो जंगल में ही क्यों रहेगा। और इसलिए वनवासी शब्द के खिलाफ वो चीजें हैं। सत्ता में, संसाधन में और सम्मान में, 3 चीजों में अगर बंटवारा बराबर का नहीं है तो राष्ट्र पूरा नहीं बन सकता। आशीष मिश्र जी ने जो संपादकीय वक्तव्य में अपने जो बात कही, मैं उसी पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और जातीय जनगणना में हमने यह सवाल उठाया है, अगर इस देश के आदिवासियों को, इस देश के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के किसानों मजदूरों को सत्ता, सम्मान और संसाधन में बराबरी का न्याय नहीं है, तो यह राष्ट्र अभी सबका राष्ट्र नहीं है। और इसे सबका राष्ट्र बनाने के लिए कलम और किताब एक रास्ता सुझाती है। ऐसे लेखकों को पहचानिए, चाहे वह सुभाष कुशवाहा जी की किताबें टंटिया भील से लेकर के तमाम लोगों पर हैं, और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी जैसी किताब, इसे खरीदिए और लोगों को भेंट करिए, इस पर चर्चा करिए। वरना एनसीईआरटी के सिलेबस से जैसे मुगल हटाए जा रहे हैं, कुछ दिन बाद कह दिया जाएगा कि किताबें गायब हैं, आदिवासियों का कोई संघर्ष ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए बहुत खतरा गंभीर है। ऐसे खतरों में एक रोशनी की तरह आदिवासी के ऊपर राष्ट्र निर्माण में आदिवासी किताब को मैं देखता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अनबाउंड प्रकाशन का कि आपने इतनी शानदार किताब प्रकाशित की। और मैं बधाई देता हूँ लेखक को कि ये किताब हजारों की तादाद में लोगों ने पढ़ी है, और ये अभी भी पढ़ी जा रही है। हम कलम और किताब से वो लड़ाई लड़ेंगे
जिससे कलम से धोखा मिला है। और बहुत बधाई और लेखक को शुभकामनाएं। यही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नर्मदा घाटी के किनारे इस देश की जो सभ्यता है उसकी शुरुआत की थी। उस सभ्यता के वो लोग हैं, उस सभ्यता के वो वारिस हैं, और उन्हीं वारिसों को मैं आपके सामने लेकर के आया। ये वो लोग थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पूर्वोत्तर भारत से लेकर के पश्चिम में, अगर गुजरात के हिस्से तक देखें, नॉर्थ में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के एकदम दक्षिण के हिस्से तक देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, उससे पहले भी आप देखेंगे तो ये इतिहास की जो श्रृंखला लंबी जाएगी, लेकिन अगर अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग 160 से ज्यादा टाइम पर 160 से ज्यादा ऐसे आंदोलन हैं जहां पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा अलग अलग दौर में उन्होंने शुरू किया। और ये तमाम लोग अलग अलग समाज से आने वाले लोग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने इलाके में कभी भी आदिवासी हुकूमत को चैन से नहीं रहने दिया। इस किताब की शुरुआत होती है तिलका मांझी की उस बगावत से, जो आज का जो बिहार का भागलपुर और उसके आसपास का जो जंगल तराई का हिस्सा है, वहां पर जब अंग्रेजों ने कलेक्टरी सिस्टम जब शुरू किया उसके खिलाफ में, जो जमीन की लूट शुरू की उसके खिलाफ में, जो पहाड़ी आदिवासियों का आंदोलन था और उसका नेतृत्व जो तिलका ने किया था, वहां से एक किताब की शुरुआत होती है। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि आजादी के आंदोलन का अगुवा मंगल पांडे के रूप में देखा जाए। आजादी के आंदोलन की लड़ाई 1857 के रूप में देखने की बातें हमसे कही जाती हैं, लेकिन उससे कोई 70-80 साल पहले अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि तिलका मांझी के नेतृत्व में ये लड़ाई पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन चाहे जो वजह रही हो, तिलका को वो दर्जा नहीं हासिल हुआ जो मंगल पांडे को रहा। हम यहाँ कंपैरिजन नहीं करने बैठे हैं, लेकिन हम उस बात को कहने के लिए आए हैं, उस बात को उजागर कर रहे हैं कि जिस तरीके की लड़ाई यहाँ लड़ी गई, उस लड़ाई को दर्ज किए जाने की जरूरत है, समाज को बताए जाने की जरूरत है। हम 1857 की लड़ाई में बहुत तमाम तरीके की कहानियां सुनते हैं, लेकिन शायद हमने कभी नहीं पता कि किसी राजा और उसके बेटे को 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने तोप से बांध कर उड़ा दिया हो। हमने 1857 की लड़ाई में पेंशन के लिए लड़ने वाले लोगों को लिए देखा। हमने उन लोगों को भी लड़ते हुए देखा जिनके राजपाट अलग अलग जगहों से भ्रष्टाचार के नाम पर, करप्शन के नाम पर छीन लिए गए थे। हमने कभी बाबूराव शेरमाके को याद नहीं किया, हमने कभी टंट्या भील को याद नहीं किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ होलकर रियासत के खिलाफ भी आजादी का झंडा बुलंद किया था और अपने इलाके में न केवल सामंतों से, अंग्रेजों से जमीनें लूट करके आदिवासियों को बांट दी गई थी। उनके उस योगदान को भी ये किताब उजागर करती है। ये गुंडाधुर के उस योगदान को भी उजागर करती है जो बस्तर के इलाके में उन्होंने वो जो लड़ाई छेड़ी थी। ये किताब कोमरम भीम के उस योगदान को उजागर करती है जिस नारे का जिक्र आज की तारीख में हम लोग बहुत जोर शोर से लेते हैं, जल जंगल जमीन। ये नारा पहली बार आप देखेंगे तो पाएंगे कि तेलंगाना का जो आज का हिस्सा है तेलंगाना का, वहाँ कोमरम भीम के नेतृत्व में ये नारा लगा था। और तब से लेकर के वो लड़ाई जो आदिवासियों ने अपने जल जंगल जमीन और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने जो रिसोर्सेज थे उनको बचाने के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई बदस्तूर जारी है। लेकिन इस किताब को हमने आज़ादी के आंदोलन की समाप्ति के साथ ही रोका और उसकी वजह बहुत एकदम स्पष्ट थी कि भाई जिन लोगों ने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है, हम उनको दर्ज करें। इस किताब को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग दौर में नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में ले लीजिए, चाहे आप पश्चिमी जो है हिंदुस्तान का जो हिस्सा है उसमें ले लीजिए, आप पाएंगे कि एक तरीके का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। एक चीज है जो लगातार आदिवासियों को मोटिवेट कर रही है, एकजुट भी कर रही है, और वो था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का उनका वो जज्बा। हमने पूरा आज़ादी का आंदोलन देखा, हमने 1857 देखा, हमने पार्टीशन भी बंगाल का देखा, हमने तमाम तरीके की चीज़ें देखी, लेकिन शायद हमने कभी संथाल विद्रोह के बारे में नहीं पढ़ा। संथाल विद्रोह पूरा अंग्रेजी हुकूमत के दौर में
पूरे 200 सालों में शायद इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। शहादतों के तौर पे भी देखें और एरिया के हिसाब से भी देखें तो सबसे बड़ा आंदोलन है। तो इसीलिए ये किताब उस पक्ष को आपके सामने लेकर के आती है जिस पक्ष को शो कॉल्ड, जैसे मेनस्ट्रीम इतिहासकार हम लोग कहते हैं, जिनकी किताबें हमें पढ़ाई गई, उस पक्ष को, उसका जो दूसरा हिस्सा था उसको हमारे सामने लेकर के आती है। तो मुझे लगता है कि लेखक होने के नाते मुझे इतना ही यहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए और बाकी जो हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं वो इस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस किताब के लेखक जितेंद्र मीणा जी को बधाई देना चाहूँगा और किताब के शीर्षक से ही अपनी बात को मैं कहना चाहूँगा। किताब का शीर्षक है कि राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। राष्ट्र की पूरी अवधारणा जो है, अभी रोकना, कार्यक्रम के बाद लेंगे आराम से, वो राज्य के बिना नहीं हो सकती है और राज्य की पूरी अवधारणा ग्राम के बिना नहीं हो सकती। अगर राष्ट्र की अवधारणा है तो उसमें विभिन्न संस्कृतियों का होना लाजमी है। अगर विभिन्न संस्कृतियां नहीं है तो राष्ट्र बन ही नहीं सकता। जो ये एकात्म मानववाद और एकात्म संस्कृति और एक राष्ट्र, एक देश, एक वोट और एक चुनाव की जो बात हो रही है, ये राष्ट्र की अवधारणा के बिल्कुल बाहर की चीज है। ये राष्ट्र की अवधारणा में आती ही नहीं। इस देश के लगभग 70% जमीन और 70% आबादी आदिवासियों की रही। आप देखिए, और एक बड़ा अजीब मिथक है कि हम ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी। मैं जब आदिवासियों के बीच में प्रवेश किया और काम करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि कोई जरूरी नहीं है कि जो ओबीसी है वो आदिवासी नहीं है। लगा दो, कॉलर में लगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो एससी वर्ग के लोग हैं वो आदिवासी नहीं है। आदिवासियों की पूरी संरचना किस तरह जंगलों में समेट कर रख दी गई। 7वीं शताब्दी के पहले आदिवासी किस तरह से व्यापक भूभाग पर रह रहे थे। जो यहाँ के वासी थे, यहाँ के मालिक थे, वे सिमटते गए। उन्होंने उनसे जो जबरिया स्पेस खाली करा लिया गया, उस पर दूसरे लोगों ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने कब्जा किया, जो आज वो अपने आप को सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त कहते हैं। आदिवासी दरअसल उस आदिवासी की जनसंख्या में जो लोग मैदानों में छूट गए और मैदानी आबादी के संपर्क में आते गए, जैसे मान लीजिए मैं कुशवाहा हूँ, बहुत सारे कुशवाहा लोग मैदानी क्षेत्र में रह गए, कुर्मी के लोग बहुत सारे मैदानी क्षेत्र में रह गए। वे अपने को भले न कहें कि हम आदिवासी नहीं हैं, लेकिन उनकी पूरी संस्कृति मैदानी क्षेत्र में रह जाने की वजह से वो छूट गई। बेसिकली वो आदिवासी थे। और जो जो जंगलों में चले गए और जंगलों में, पहाड़ों में, घाटियों में छिपकर जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते रहे, उनको आप आदिवासी ही मानते हैं। और ये बात सत्ता को बहुत पसंद है। सत्ता के लिए आदिवासी का मतलब ये होता है कि वो कुछ काले कुलूटे दिखाई दे, कुछ कम कपड़े में दिखाई दे, और आदिवासी संस्कृत के नाम पर थोड़ा मोर ओर के पंख लगा ले, माला ओला पहन ले और डमरू अमरू पर, ढोलक पर नाच दे। बस इतना ही आदिवासी से उनको मतलब है। आज़ादी की लड़ाई में या इस जमीन की लड़ाई में, इस अस्मिता की लड़ाई में जो आदिवासियों का योगदान है, वही मात्र योगदान है। बाकी सब उससे उपजा हुआ योगदान है। आप देखिए, आदिवासी जब जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, और प्रकृति की रक्षक जो है आदिवासी है। अभी आप कह रहे थे कि 1897 की गदर की शुरुआत कही जाती है मैनेजर, अरे वो सारी मंगल पांडे से हुई। मैं तो कहता हूँ उस व्यक्ति ने तो इस 1897 की लड़ाई को ही बर्बाद कर दिया भाई। अगर वो ना होता तो 1897 सफल होता, वो असफल कर दिया। जो एक नीति बनी थी कि ये लड़ाई कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, उसको पहले ही उसने विस्फोट कर दिया। अंग्रेज सतर्क हो गए। एक साथी ने हमने कहा कि 1857 में एक दो छोड़कर आदिवासियों के अलावा और किसी का योगदान नहीं है। अच्छे लेखक थे। हमने कहा कि ये किसने आपको बता दिया कि 1857 में आदिवासियों का योगदान नहीं है। 1857 की कल ही बात हो रही थी, 2
उनकी जो है जबलपुर के राजाओं की, गोंड राजाओं की, शंकर शाह और उनके बेटे की, रघुनाथ शाह की, तोप में बांध कर उड़ा दिया गया था दोनों को, बाप बेटे को। क्या उससे बड़ा बलिदान की आपकी कोई और उदाहरण 1857 में नहीं है कि तोप में बांध कर उड़ा दिया गया हो? बाद में आता है तो जफर शाह का आता है, बेटे का। लेकिन इन दोनों का एक साथ उड़ाया गया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि बाप बेटे को एक साथ उड़ा दिया गया हो। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।